मैं आपके बीच में बुलाना चाहूँगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को, एक नायाब हस्ती जो सच को सच कहने की हिम्मत रखता है, जो सच को सच कहने की हिम्मत रखता है। आज के वक्त में वो मेडिकल लाइन का भगत सिंह है, भगत सिंह। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर विश्वरूप का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, इंसान या एनी एनिमल, वो जाना ही है उसको कभी ना कभी। लेकिन जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक एटलीस्ट हम हेल्दी रहें, राइट? एमंग, मेरी आवाज आ रही है आप तक ठीक से? ओके। एमंग ऑल द एनिमल, जितने सारे जानवर, उनमें से इंसान ऐसा है कि आखिरी कुछ साल बहुत ही दर्द के साथ, पेन के साथ, राइट, पेनफुल लास्ट फ्यू ईयर्स, हमने ये मान लिया है कि जीवन के आखिरी कुछ साल तो पेनफुल होता है, उसी से डेथ होती है। जबकि ट्रुथ ये है कि अगर हम बाकी एनिमल्स को देखें कि डेथ से कुछ घंटे पहले तक भी वो हेल्दी ही रहते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें मरना है तो मरने का कारण कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अपने आसपास ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद पेनफुल डेथ ही एक नेचुरल डेथ है। अब यहाँ पे समय मेरे पास है 2 घंटा और बीमारियाँ खूब सारी, स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटीज़ की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं। ये एक तरफ वाली बीमारियाँ हैं जिन्हें हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, आपके लाइफ के स्टाइल की वजह से है। फिर एक और है जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, या फिर HIV एड्स, जिसकी किताब आज मेरी लॉन्च होने वाली है, राइट? कितने लोग हैं जो HIV एड्स के लिए स्पेशली आए हैं? काफ़ी सारे हैं, ओके। तो वो टुवर्ड्स द एंड में उस टॉपिक की बारी आएगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो देयर आर 2 काइंड ऑफ इलनेस, एक जो बाहर से बॉडी में अटैक करती है वो, और एक जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से वो। लेकिन दोनों में ही एंड रिजल्ट है कि एक दर्दनाक मौत होती है, ना केवल आपकी। अक्सर मैंने देखा है कि आखिरी समय तक परिवार वाले भी प्रे करते हैं कि भगवान इसको जल्दी उठा ले, दुख में, कि इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन देखा नहीं जाता, सारा पैसा भी चला गया और परेशान भी हो गए। तो इसको आप तक पहुंचाने के लिए सारा कुछ 2 घंटे में, 2 घंटे में भी 1.5 घंटा होगा लेक्चर, उसके बाद आधा घंटा या 45 मिनट, जितना टाइम आप चाहें, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर का मतलब कि जो भी मैं आपको बताऊंगा हो सकता है कि उसमें कुछ सवाल हो, कहीं पे आप एग्री ना कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फीडबैक फॉर्म मिला है। उस फीडबैक फॉर्म में नीचे एक नीचे वाला पार्ट है, उसमें आप सवाल लिख सकते हैं। और वो क्वेश्चन बाद में मेरे तक पहुंच जाएगा एंड देन आई विल आंसर दैट। हमारे बीच हमारे नरेंद्र जी, डायमंड पॉकेट बुक के, नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम सर, डायमंड पॉकेट बुक के ओनर, जो हमारे साथ रहे पिछले 20 साल से हमारी हर किताब के लॉन्च में, वो हमारे बीच में। सर एक बार आपकी शक्ल लोग देखना चाहेंगे सर। तो इसको पूरा समझाने के लिए एक छोटा सा मॉडल मैंने तैयार किया, वही ले आओ यहाँ पे। टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये हो नहीं सकता हम बीमार ना पड़े, लेकिन बीमार जब पड़ गए हमें क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है उस वक्त, ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के पास जाएं, सर्जरी कराएं, या फिर दवाई खा लें, चूरन खा लें, आराम कर लें, एग्जैक्टली करना क्या है अभी? टू गेट द फास्टेस्ट रिलीफ, लाइफ लॉन्ग रिलीफ। मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं टॉपिक को, द 4th गियर डाइट। यूं माने कि आपकी जो बॉडी है वो एक व्हीकल है, एक कार है, जिसमें आप रहने आए हैं, और टोटल ड्यूरेशन जो है वो 100 साल का है, और वो एक जर्नी, एक सफर है, और ये सफर आपको स्मूथ बिताना है। 4थे गियर पे गाड़ी रखनी है अपनी, एंजॉय करते रहना है, राइट? दिस बॉडी इज लाइक ए व्हीकल जिसमें आप हैं, और इस व्हीकल को आपको मजबूत रखना है आखिरी समय तक। तो उसके लिए आप इमेजिन कीजिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, आप इस पिक्चर को दिमाग में रखिए हमेशा, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है,
जब भी कोई बीमार पड़ता है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आपके घर में कोई भी बीमार पड़ता है, टेक दिस पिक्चर इन योर माइंड और आपके दिमाग में सवाल के जवाब आएंगे। इमेजिन कीजिए आप ड्राइवर सीट में हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, एक ऐसी गाड़ी जिसमें इस तरह का स्टीयरिंग है और ब्रेक है, गियर है, सारा कुछ है, लेकिन उस गाड़ी में एक स्टीयरिंग की जगह पीछे जो पैसेंजर सीट है उसमें भी 3 स्टीयरिंग और है, ताकि वो जब चाहे, अगर उनका मन है तो वो भी अपना स्टीयरिंग घुमा सके। ये गाड़ी का आइडिया कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? काफी खराब रहेगा। स्टीयरिंग एक ही होनी चाहिए गाड़ी में, पहिए 4 होंगे या 2 पहिए वाला भी है मोटरसाइकिल, लेकिन स्टीयरिंग तो आपके हाथ में ही होगा। अगर कोई ये सोचे कि स्टीयरिंग थोड़ा देर मुझे आराम मिल जाएगा, स्टीयरिंग 3 लोगों के और हाथ में दे दूं, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग एंड दैट बिकम्स द फर्स्ट रूल। मैं आपको आज 7 नियम बताऊंगा, 7 रूल। उस 7 नियम के अंदर सारी बीमारियां और उसके इलाज, उसके सॉल्यूशन उसी के अंदर है। 7 रूल्स। रूल नंबर 1, स्टीयरिंग इन योर हैंड। एक बात आप याद रखिए, जिस तरह से एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है, कितनी स्पीड डालनी है, कब हॉर्न बजाना है, ये सारा कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है, तभी वो हो सकता है। ओनली देन इट इज पॉसिबल। ठीक उसी तरह से आपका ब्रेन एक ड्राइवर है और उस ड्राइवर को एग्जैक्टली पता है कि ब्लड प्रेशर कितना रखना है, ब्लड शुगर कितना रखना है, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ये सारा कुछ वो ड्राइवर कंट्रोल करता है। जो ड्राइवर आपका बैठा है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन, दैट इज द ड्राइवर। सो अब वो गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी चलती है, अचानक एक ब्रेक लगता है। जब ब्रेक लगता है तो पीछे वालों को झटका लगता है। दैट इज समथिंग डिस्कम्फर्ट, जो कोई चाहेगा नहीं, लेकिन वो झटका इंपॉर्टेंट है, उसका एक कारण है। वो ड्राइवर को पता है कि उसने ब्रेक क्यों मारा है। पैसेंजर को सिर्फ झटका सुनाई दे रहा है या समझ आ रही है, वो फील कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा कि झटका है तो क्यों है। लेकिन वो ड्राइवर को पता है कि मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना है, राइट। वो कंट्रोल ड्राइवर के पास है। पैसेंजर अगर ये सोचे ये बार बार ब्रेक लगा रहा है, तो एक काम करता हूँ, ब्रेक आगे से हटा के मैं ब्रेक अपने पास ही रखता हूँ ताकि वो ब्रेक ही नहीं लगा पाए। तो आपको पता है दिस इज एब्सोल्युटली फुलिश, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, ये तो बिल्कुल बुद्धू है, ये तो डिजास्टर हो सकता है। द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर डूइंग। हम वही कर रहे हैं रोज। आपका ब्लड शुगर बढ़ गया या ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए, घटाना कैसे वो एक अलग सवाल है, वो आगे करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप दवा लेते हैं और उसको घटाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि जो ब्रेन है, जो ड्राइवर है, जो आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था, उस कंट्रोल की एक कमान आपने उससे छीन के, ड्राइवर से छीन के किसी और बाहर के आदमी को दे दिया। एग्जैक्टली लाइक कि आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग में भी आपके हाथ में है, ब्रेक किसी और के पास है, गियर किसी और के हाथ में है, राइट। और हो सकता है कि हॉर्न या आपके बाकी कंट्रोल किसी और के पास है। तो ऐसी गाड़ी शुरू शुरू में वो ड्राइवर को लगेगा कि भाई चलो मेरा एक काम कम होता है कि मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम, ड्राइवर को आराम मिलेगा। बट आप एक लॉन्ग व्यू से देख सकते हैं कि ये एक डिजास्टर है। उसको आराम मिलेगा शुरू शुरू में, बट दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर। ठीक इसी तरह से ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। लॉजिकली आप सोचिए, साइंटिफिकली मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या ब्लड शुगर बढ़ गया, या कोई भी और चीज, इसमें अगर आप दवा लेंगे, दैट मीन्स कि आप इस ड्राइवर का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। सो दैट इज टोटली अनसाइंटिफिक। तो क्या करना होगा, ये एक क्वेश्चन है। पहली बात तो ये करना ही नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी दवा ले रहे हैं, तो क्या आज घर जाकर अगली दवा ना लें? ये क्वेश्चन अपने पास रखिए, इसका जवाब मिलेगा। आंसर तो ये है कि दवा नहीं लेनी, वो कंट्रोल वापस लेना है। मीन्स वो ब्रेन ही करे तो अच्छा है, लेकिन कैसे लें, ये एक बड़ा ही ट्रिकी बात है। इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा आने वाले रूल्स में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट वी नीड नॉट टू टेक एनी मेडिसिन। अवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक एनी मेडिसिन एट ऑल। हमारी बॉडी कोई भी मेडिसिन को डिजाइन लेने के हिसाब से डिजाइन हुआ ही नहीं है। बाकी जानवरों में और इंसान में सबसे बड़ा जो एक फर्क है वो यही है कि इंसान जब भी बीमार पड़ता है वो दवा खाना चाहता है। बाकी जानवर हम देखते हैं कि जब भी वो बीमार पड़ता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कोई जानवर जाता है घास खाता है, वो उल्टी करता है, जिनके घर में पेट्स हैं उनको पता है,
and they get cured on their own. So एक तो हम बीमार हैं, ऊपर से हम दवा खा रहे हैं. ये कोई लॉजिक है? क्योंकि इसको हम देखते आए सदियों से. But truth is, whenever you are taking the medicine, you are giving the control to someone outside the driver, right? And that may give you temporary relief. टेम्पररी आराम मिल सकता है, लेकिन आराम मिलना और ठीक होना दो अलग बातें हैं. वो आगे जाके अगले नियम जब आएंगे तो आपको ठीक से समझ आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि हमें कई बार आर्गुमेंट करते हैं कि डॉक्टर्स की वैक्सीनेशन आ गया तो देखिए इंसानियत की कितनी सारी बीमारियां कम हो गई. फॉर एग्जाम्पल पोलियो पहले कितना वाइड स्प्रेड था, बिल्कुल ना के बराबर है. लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, देखिए जरा कि कोई भी वायरल और बैक्टीरियल बीमारी आती है दुनिया में तो 1950 हर 1 लाख में 40 लोग मरते थे. ऐसे करते 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 पोलियो जब बहुत डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा. हर बीमारी में आपको दिखाता हूं कि बीमारी आती है, मतलब वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं, और धीरे धीरे दुनिया से वो जाने लगती है. पहले आती है, बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे जाने लगती है. जब वो ऑलरेडी जा रही थी, ऑलमोस्ट चली गई थी 1956, तब पोलियो का वैक्सीन आया. वो तो वैसे भी जा रही थी, तो अब ये एसोसिएट हो गया कि पोलियो के वैक्सीन की वजह से पोलियो इज गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड. और एग्जांपल देखता हूं, आपके दिमाग में सवाल आएंगे, कीप ऑन राइटिंग, राइट? आपके दिमाग में आर्गुमेंट आएंगे इसके अगेंस्ट, कीप ऑन राइटिंग. आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी एंड हैव एन आर्गुमेंट और डिस्कशन. मीजल्स की बात करें तो देखिए 1960 और 70 के बीच में इसकी वैक्सीन आई, लेकिन वैक्सीन तब आई जब ये ऑलरेडी अपने आप ही कम होती जा रही. एक टाइम आता जब वो वैनिश हो जाती, वैनिश होने से जस्ट पहले वैक्सीन आया, सारा क्रेडिट जो है वैक्सीन ने ले लिया. और इट इज नॉट जस्ट मिजल्स, इफ यू सी डिप्थेरिया, इसमें भी वैक्सीन आया 1940 और 1950 के बीच में, एंड ये यूनिफॉर्मली इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एंड बाय द टाइम वैक्सीन हैज कम इट इज ऑलरेडी गोइंग डाउन, और अब वो नेग्लिजिबल में आ गया है. बट यहां भी आप देखेंगे कि ट्रेंड को आप अंडरस्टैंड कीजिए. कफ, वूपिंग कफ, अगेन द वैक्सीन केम अराउंड दिस टाइम. ज्यादातर वैक्सीन इस टाइम भी आए हैं, लेकिन तब भी वो ऑलरेडी डिक्लाइन पे थे. टाइफाइड का कोई मेजर वैक्सीनेशन का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, लेकिन टाइफाइड में भी आप देखेंगे द ट्रेंड इज राइट. हर 1 लाख में 500 लोगों की डेथ शुरू में, फिर ये करते 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 बाय द टाइम इट इज 1970 इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही कम. एंड सिमिलरली स्कारलेट फीवर, जिसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन बना नहीं, यहां भी अगर आप देखेंगे डेथ रेट कैसे डिक्लाइन हो रहा है. और अगर यहां वैक्सीन आता बाकियों की तरह तो सारा क्रेडिट वो वैक्सीन ले जाता. सो अगर आप ये सोचते हैं कि ये दवा की वजह से मैं जिंदा हूं, या दवा नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं रहता, या अच्छी तरह जिंदा नहीं रहता, तो वो एक भ्रम है. वो एक साइकोलॉजी है. उसको मैं धीरे धीरे करके अपने अगले रूल में आपको धीरे धीरे आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. First, the most important thing is our body is not designed for any kind of medicine ever, right? It may give you relief, वो ठीक है. सर दर्द की दवा खा लेंगे तो सर दर्द में रिलीफ मिल जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, that is wrong. लेकिन रिलीफ मिलने का मतलब कि आपको एहसास नहीं है कि दिमाग में कुछ गड़बड़ है या ब्रेन में या कहीं पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ का एहसास को मिटा देता है, एहसास को मिटाता है, वो बीमारी को नहीं मिटाता है, और वो टेम्परेरी रिलीफ देता है. ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने बाकी सारे कंट्रोल पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक एहसास मिल रहा है कि मैं बड़े आराम से गाड़ी चला रहा हूं, बट वो खतरे से खाली नहीं है. जब ब्रेक लगाना चाहेंगे, ब्रेक आप लग ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ब्रेक का कंट्रोल कहीं और है. कमिंग टू रूल नंबर 2, ब्रेक फॉर लाइफ. ब्रेक की बात हम कर रहे थे. गाड़ी में ब्रेक का बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन ब्रेक क्या करता है? हमारे जर्नी को धीरे कर देता है, हमारे जर्नी में रुकावट कर देता है, जर्नी की जो स्पीड की जो एक्साइटमेंट है उसको बहुत कम या खत्म कर देता है. लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या हम चाहेंगे कि हम अपनी गाड़ी की ब्रेक को उठा के फेंक दें? एनीबॉडी? स्टिल वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक. जिस दिन हमें लगता है कि भाई हमारे गाड़ी का ब्रेक रिलायबल नहीं है, उस दिन हम गाड़ी नहीं चलाते. तो बॉडी में गॉड ने या नेचर ने बहुत सारे ऐसे ब्रेक बनाए हैं. तो ब्रेक का मतलब है सम डिस्कंफर्ट ऑब्वियसली. तो बॉडी में बहुत सारे ब्रेक्स हैं, राइट? जैसे रास्ते में कोई पत्थर आएगा तो ब्रेक तो लगाएंगे ही आप, राइट? तो कोई और पीछे जो जानता नहीं है वो बोलेगा यार ये ब्रेक क्यों लगा दिया आपने, लेकिन पत्थर से जब टकराएंगे तो वो तो सारा डिजास्टर हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड दैट? तो ब्रेक आपको बचाता है. ब्रेक लगा के स्पीड को घटा के, एक्साइटमेंट जरूर कम होती है, पल भर के लिए लगता है कि हम तो रुक गए, राइट? लेकिन हमारी स्पीड कम हो गई,
लेकिन हम कंफर्टेबल हो गए, हम सेफ हैं। ठीक उसी तरह से बॉडी में कई सारे ब्रेक्स हैं एंड दे आर स्टोन। बॉडी में बनता है, ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है। अच्छा, ये सारी चीजें, मान लो आपको मैं ऑप्शन देता हूं, भगवान ऑप्शन देता है, आपके बॉडी में स्टोन नहीं बनेगा आज से, ट्यूमर का नामो निशान नहीं रहेगा, आपके बॉडी में कैंसर नहीं बनेगा, आप चाहते हैं या नहीं चाहते, तो क्या बोलेंगे आप कि स्टोन बने या ना बने? आप बोलेंगे नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए स्टोन, वी डोंट वांट कैंसर, वी डोंट वांट ट्यूमर, दैट्स व्हाट, राइट? अच्छा, मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, आप गाड़ी खरीदने गए, बोला कि ये गाड़ी है, गाड़ी में जैसे एसेसरीज है, उसमें से एक एसेसरी है ब्रेक, ये लगा दूं कि नहीं लगाऊं? क्या बोलेंगे आप? लगा दीजिए, राइट? क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, नहीं लगाने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आप दूर तक सोच सकते हैं, राइट? अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि जो काम गाड़ी में ये ब्रेक करता है, राइट, वही वाला काम हमारे गाड़ी में, हमारा गाड़ी कौन है? और बॉडी, उसमें ये स्टोन करता है, ये ट्यूमर करता है, कैंसर। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। स्टोन ये क्या है? आप अगर स्टोन निकालेंगे बॉडी से, किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, उसको निकाल के माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज निकलेंगी, बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे, मिनरल्स, मैग्नीशियम निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा, मेनली कैल्शियम निकलेगा। तो वो कैल्शियम, बॉडी क्या करता है, जब आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, इस फॉर्म में मिनरल्स है। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता ही है, लेकिन कैल्शियम कई सारे फॉर्म में बॉडी में जा सकता है। कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और जब वो यूज नहीं कर पाती है तो बॉडी के पास एक ही रास्ता है कि उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करे। अगर इकट्ठा नहीं करेगा तो वो ब्लड में वो घूमता रहेगा, कहीं हार्ट में अटकेगा, ब्रेन में अटकेगा, एंड इट विल क्रिएट ब्रेन स्ट्रोक, इट विल क्रिएट हार्ट अटैक। तो बॉडी चाहती नहीं कि ऐसा हो, तो वो कैल्शियम जो बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में बॉडी यूज कर पाती है उसको, तो बॉडी क्या करेगा, उसको एक्युमुलेट करेगा, एक जगह इकट्ठा कर लेगा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड स्टोन, राइट? लेकिन वो इकट्ठा करते रहता है। जिस तरह से आपके घर में एक डस्टबिन है, राइट, जो भी कूड़ा आता है हर बार ले जाके आप म्युनिसिपैलिटी के डस्टबिन में जाके नहीं फेंक सकते, तो आप पूरे दिन भर में उसको इकट्ठे करते रहते हैं। दिन में एक बार आपने ऐसा जुगाड़ किया हुआ है कि कोई आएगा, वो डस्टबिन वो सारा खाली करके दोबारा से छोटा वाला डस्टबिन आपको वापस कर देगा, राइट? तो वो जो डस्टबिन का जो इंपॉर्टेंस है, नेसेसिटी है आपके घर में, कोई बोलेगा डस्टबिन तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा दिखता नहीं घर पे, तो मैं डस्टबिन रखूंगा नहीं, ऐसा कोई हो सकता है? यू अंडरस्टैंड कि वो डस्टबिन की जगह क्या है, लेकिन आपको यह भी पता है कि हर दिन वो डस्टबिन खाली भी होनी चाहिए ताकि अगले दिन भरने के लिए वो खाली रहे। ठीक उसी तरह से हम में से हर एक के बॉडी में स्टोन बनता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक के बॉडी में स्टोन बनता है, बन के एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचता है, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, राइट? जिस तरह से आपके घर में डस्टबिन में आपने जो भी कूड़ा डाला वो भरता जाता, लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब कूड़ा ज्यादा हो, डस्टबिन का साइज कम हो। दैट इज द टाइम व्हेन इट विल बी पेनफुल। तब वो जो कूड़ा है इधर उधर फैलेगा, तब स्मेल आएगी, दैट इज द टाइम, राइट? कूड़ा होना, राइट, वो तो इनएविटेबल है, कूड़ा होना भी इनएविटेबल है, जरूरी है, और डस्टबिन का होना भी जरूरी है, लेकिन लिमिट है, राइट? वो इतना बड़ा डस्टबिन है कि एक दिन का जो कूड़ा है वो मैनेज कर लेता है। अधिकतर केसेस में कभी कभी आप में से किसी घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, उस दिन वो डस्टबिन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इजंट इट? ठीक इसी तरह से आपके जीवन में भी कभी कभी अनजाने में ऐसी पार्टी हो जाती है कि वो स्टोन का साइज इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए जितना नियुक्त साइज था उससे बड़ा हो गया, अबाउट 10 mm। दैट इज द टाइम जब आपको दर्द होना शुरू होता है, राइट? तो दर्द होना शुरू होगा तो आप क्या करेंगे? द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज यू विल गो टू द डॉक्टर, राइट? तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, और उसमें वो स्टोन निकलेगा। तो फिर अब तो आपको आगे की कहानी में क्या बताऊं, आपको पता ही है कि क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, किस तरह सर्जरी होगी, और बट वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्टोन कोई खराब नहीं है, और बॉडी में मैकेनिज्म है, स्टोन अगर बनता है तो फिर वो स्टोन धीरे धीरे कम भी हो जाता है। वो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा आगे, राइट? तो अगर तो दर्द हो रहा है तो याद रखिए वो स्टोन होगा या ट्यूमर होगा या सिस्ट होगा या पॉलिप होगा। वो वैसे भी हमारे बॉडी में है, लेकिन उसकी साइज निर्धारित साइज से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, दैट्स ऑल। अगर तो बढ़ गया है तो उसको लेट द बॉडी हैंडल,
लेकिन बॉडी कैसे हैंडल करेगी, आई विल कम टू दैट, राइट, उसमें मैं अभी आऊंगा, हाउ द बॉडी विल हैंडल। ठीक इसी तरह से हम कैंसर की बात करते हैं, हमें लगता है कैंसर एक बीमारी है। कैंसर, ऐसा कोई भी इंसान नहीं हमारे यहाँ पे जिसके बॉडी में कैंसरस सेल ना हो। कैंसर क्या है इसको थोड़ा अगर समझ लेंगे तो इसको जूझना कैसे है वो भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट ये उल्टा है, किसी की बॉडी में अगर कैंसर ना हो तो उस इंसान को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं वेरी सिंपली। ब्रेस्ट कैंसर सुना आपने, ब्लड कैंसर सुना आपने, लंग कैंसर सुना आपने, हार्ट कैंसर सुना है किसी ने? हार्ट कैंसर नहीं होता, हार्ट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैंसर, राइट। तो हार्ट कैंसर सुना नहीं, हर जगह कैंसर होता है, हार्ट इज प्रोटेक्टेड, राइट। तो ये क्लू दे रहा हूं मैं कि कैंसर इज इंपॉर्टेंट, राइट। वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो दैट उस मैकेनिज्म से यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट इज कैंसर एंड हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ इट। अब देखिए, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड यहां ऐसे फ्लो हो रहा है। अब क्या होता है, जो भी कुछ आप खाते हैं, खाने पे वो मैं आऊंगा, वो 7वां रूल है, लेकिन अभी जो भी कुछ मैं यूज कर रहा हूं, जो भी कुछ खाते हैं उनमें से कई सारे ऐसी चीजें जो बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती है। तो कई बार बॉडी स्टोन बनाती है, कई बार बॉडी ट्यूमर बनाती है, और जब ये दोनों चीज नहीं बनाती है तो बॉडी उस कूड़े को हियर एंड देयर थ्रो करने लगती है, और अगर वो ये क्या बन जाता है, इट इज कॉल्ड ब्लॉकेज, वो पूरे बॉडी में बनता है। तो ये ब्लॉकेज से जिनको बचना है तो चॉइस है कि उनके बॉडी में स्टोन बनेगा, ट्यूमर बनेगा, तो ब्लॉकेज के चांसेस कम है। लेकिन जो लोग हैं कि भाई स्टोन आसानी से नहीं बनता है या ट्यूमर नहीं बन रहा है, तो कूड़ा तो है, बॉडी तो कहीं ना कहीं फेंकेगी। मान लो आपके घर में कूड़ादान ही नहीं है, लेकिन कूड़ा तो फिर भी बनेगा, तो क्या होगा, वो कूड़ा कोई कहीं भी फेंकेगा। घर में जितने ही मेंबर हैं दे विल थ्रो एनीवेयर, बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेस, कोई एक जगह नहीं बनी हुई उसके लिए, राइट। अब ये जो ब्लॉकेज है ये कहीं भी बन सकता है। दिस ब्लॉकेज कैन बी इन हार्ट, इट कैन बी इन ब्रेन, इट कैन बी इन किडनी, इट कैन बी इन लंग्स। बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ब्लॉकेज हो सकता है, और जहां भी होगा उस वाला ऑर्गन जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिर वो वाली बीमारी का नाम आपको बता देंगे डॉक्टर कि आपको तो ये वाली बीमारी है। वो किडनी फेलियर बोलेंगे या हार्ट डिजीज बोलेंगे, लेकिन कारण तो एक ही है कि वहां पे कूड़ा है जो इकट्ठा है, राइट, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक लिमिट तक बढ़ रहा है। उसके बाद जब यहां तक पहुंच गए पूरी तरह से ये ब्लड फ्लो होना बंद हो गया, तो ऐसे में इसके आगे जितने भी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स अहेड ऑफ इट, जिनको इस ब्लड से ऑक्सीजन एंड फूड मिल रहा था, उनके साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम, दे विल बी डाइंग मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो वो वाले सेल्स मर जाते हैं, तो फिर वो किडनी पार्शली काम कर रही है, लंग पार्शली काम कर रहा है, बिकॉज वहां बहुत सारे डेड सेल्स हैं, जो कि सेल्स जो कि हमारे लिए काम कर रहे थे। ये बड़ा सिंपल है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये, जो कि 1% लोगों के साथ होता है, 1% ऑफ यू, 1 और मे बी लिटिल मोर देन दैट, हर 100 में से 1 या 2 लोगों के साथ ऐसा होगा कि ये जो सेल्स हैं यहाँ के, ये बोलेंगे हमें नहीं मरना, विल नॉट डाई, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनको ब्लड मिलना बंद हो गया, सप्लाई मिलनी बंद हो गई। तो ये क्या करते हैं, ये कहीं और से एक चोरी का रास्ता बनाते हैं, मेडिकली से बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मीन्स अपना ही एक चोरी का रास्ता बनाते हैं, ब्लड वेसल बनाते हैं अपना ही एक ऐसा ब्लड वेसल जिससे ये जितना चाहे ऑक्सीजन, जितना चाहे फूड ये चुरा सकें। तो बॉडी का ये ब्लॉकेज के बावजूद भी 2-4 दिन के बाद इन सेल्स के पास दोबारा से खाना आने लग जाता है, और 2-4 दिन बिना खाने के ये सेल्स रह सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत है छोटी सी, चोरी में क्या दिक्कत होती है, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के 10,000 रुपये, वो सोचता है बैंक में डाका डालता हूँ, डाका डाला, सामने बहुत सारा पैसा है। पहला ऑप्शन वो 10,000 रुपये गिनेगा और भाग जाएगा, दूसरा ऑप्शन जितने पैसे हाथ में आए वो उतना पकड़ेगा फिर भागेगा। पहला है दूसरा, कौन सा करेगा वो? हिज बिहेवियर विल बी द सेकंड वन। इरादा कुछ और था उसका, जब मकसद कुछ और था, लेकिन जब सामने एक्शन में आया तो कुछ और हो गया, ये तो आपको क्लियरली पता है। ठीक उसी तरह से हमारे सेल्स भी बिहेव करते हैं इंटरनली, कि जब एबंडेंस में फूड आने लगता है तो ये सिर्फ उतना ही नहीं ले रहे हैं जितना इनको जरूरत है जीवित रहने के लिए, ये एक्स्ट्रा सप्लाई ले रहे हैं। एक्स्ट्रा सप्लाई में क्या होगा यहाँ पे, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट, व्हाट इट विल बिकम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसरस। अब कैंसर में क्या दिक्कत है, यहां तक अभी तो एक ही जगह था,
तो यहाँ पे इस वक्त आपको, यानी कि हमारी बॉडी को, हमारे कार को अब हमें दर्द होगा, पेन होगा, क्योंकि हमारे इस जगह के लिए, जिस सेल्स के लिए जितनी जगह लोकेटेड थी, जितनी जगह उसको नियुक्त की गई थी, उससे ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और ब्रेन आपको बताना चाहता है, ड्राइवर बताना चाहता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो पेन के जरिए, दर्द के जरिए आपको बता रहा है। तो आप वो दर्द होते ही, और दर्द कंसिस्टेंटली रहेगा, राइट, तो कुछ दिनों में दर्द बढ़ेगा क्योंकि वो जगह बढ़ रही है। तो ये वाला टाइम है, दिस इज द टाइम जब आपका दर्द किसी के लिए बिजनेस बन सकता है, राइट, कि अब दर्द हो रहा है तो वो फिर जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, कहीं जाएगा, परेशान होगा, वो सोचेगा यहीं से कुछ इलाज मिल सकता है, लेकिन वो दर्द यही इतना ही बता रहा है कि इस जगह में जितने भी सेल्स हैं उसको जितनी जगह हमने दी थी उससे ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये बॉडी को ब्रेन बताना चाहता है, और बॉडी से ब्रेन बात करता है, वो एक सिग्नलिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड पेन, दर्द के माध्यम से, राइट। अब ऑटोमेटिक सवाल आएगा, तो क्या दर्द होने दें, दर्द तो बढ़ता जाएगा, दर्द तो सहा नहीं जा रहा। ये सवाल अपने पास रखिए, इसका जवाब आगे आएगा। ऐसा होने नहीं दें, राइट, हमें एक भी दिन होने देना नहीं है, उसको तुरंत ही कम करना है, लेकिन कम करने का जो रास्ता है, वो रास्ता क्या है हमारा, वो रास्ता बदलना है। कम करने का रास्ता, उसको स्कैन करके उसका साइज पता किया, अच्छा साइज 2 सेंटीमीटर है, ये तो कभी बस्ट हो सकता है, तो अब बायोप्सी करना है, चलो एक, फिर और उसको खरोंचा, ठीक है ना, ये तो कैंसरस भी हो सकता है, ये तो ट्यूमर भी हो सकता है, और फिर एक, आप भूल गए आपका एक्चुअल मकसद इस जीवन में क्या था, सारा ध्यान आपके उस तरफ चला गया, और लाइफ की पेनफुल जो शुरुआत है वो तो हो ही गई, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। अब यहां पे थोड़ा सा आगे देखिए, बॉडी क्या करता है, ब्रेन भी नहीं चाहता कि आप इतने दर्द में रहें, तो यहां पे जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स, ये जब देखेंगे कि यहां रहना मुश्किल है, तो ये ब्लड वेसल में जाके, ब्लड में जुड़ के किसी और जगह जाके, किसी और ऑर्गन में बस जाएंगे, और वहां भी उनका बिहेवियर सेम ही होगा, चुराने का। तो क्या होगा, ट्यूमर मल्टीपल जगह पे होगा, राइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर, इसे कैंसर बोलते हैं, राइट। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे ब्रेन में कुछ मैकेनिज्म है, जैसे गाड़ी में क्या है कि जब पेट्रोल कम होने लगती है तो क्या होता है, या ब्लिंक करने लगता है, वो सेफ्टी मैकेनिज्म है हमारे पास, राइट। तो वो ब्लिंक होने लगता है। ब्लिंक होने का मतलब ये नहीं कि भाई आप ब्लिंक होना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, ब्लिंक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसको आपने ध्यान नहीं दिया, दैट इज द ओनली थिंग। सो ये सेल्स जब दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं, तो वहां के जो और सेल्स हैं वो उसको इनवाइट करेंगे, रहने देंगे या नहीं देंगे, उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो सेल्स हैं बाकी ऑर्गन के, तो वो सेल्स एक सिग्नल भेजते हैं यहाँ पे आके कि भाई ये यहाँ पे सेल्स आए हैं, जब भी यहाँ से ये कहीं और माइग्रेट करेंगे, ये नए सेल में जाएंगे, नए ऑर्गन में जाएंगे, तो यहाँ से एक सिग्नल इधर वापस आएगा कि यहाँ आपके यहाँ से कोई आया है, तो क्या हम रहने दें। तो ये जो सेल्स हैं ये बोलेंगे नहीं नहीं, वो तो ट्यूमर है, वो तो कैंसरस है, वो तो चोर वाले सेल है, तो फिर हमारी बॉडी उस सेल्स को रिजेक्ट कर देगी। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो हमारी इम्यूनिटी के थ्रू, वो जो सेल्स हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी उसको खत्म कर देगी, वो कैंसरस सेल, और धीरे धीरे ट्यूमर छोटा होता जाएगा। गेटिंग द पॉइंट यहाँ पे, राइट। तो यानी कि ट्यूमर एक साइज के बाद बढ़ नहीं सकता, कि बढ़ने से पहले उसको स्प्रेड होना पड़ेगा, स्प्रेड होंगे तो वो सिग्नलिंग सिस्टम, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में नॉक होता है, आप दरवाजा खोलते हैं, एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी है, वो बोलता है कि आपके घर में रहना है मुझे, यू आर शॉक्ड। फिर बोलता है वो डॉक्टर विश्वरूप जो आपके दोस्त हैं उन्होंने भेजा है, और आप मेरे खास दोस्त हैं, अब क्या करेंगे, आप रहने देंगे नहीं रहने देंगे। आप उनको बोलेंगे अच्छा भाई साहब बैठिए, जरूर आइए, और पीछे से क्या करेंगे, जाके तुरंत ही एक कॉल लगाएंगे सीक्रेटली कि भाई ऐसा कोई आदमी, ऐसे हुलिया ऐसा है, आपका नाम ले रहा है। तो तुरंत मैं समझ जाऊंगा यार ये वो तो चोर है, मेरा नाम लेके चोरी कर चुका 2 जगह, आप उनको भगाओ, वहां से भगाओ भी मत, उनको बिठाओ, पुलिस को बुलाओ, इजंट इट। तो ठीक इसी तरह से हमारा बॉडी बिहेव करता है। वो जो सेल्स हैं, जो चोरी वाले सेल हैं, ट्यूमर वाले सेल हैं, उसको इम्यूनिटी को पकड़ा देती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और धीरे धीरे ट्यूमर बड़ा जो था वो घट भी जाता है। ये नेचुरली होता है। बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हर एक के बॉडी में बहुत सारे ट्यूमर रोज बनते हैं। इस वक्त अगर कोई मेरा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 10-15 जगह ट्यूमर मिलेंगे, विच इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल, दैट इज नॉट ए सिकनेस, राइट। लेकिन धीरे धीरे बॉडी के पास मैकेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय करने का भी ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मान लीजिए आपने फोन किया और वो सिग्नल नहीं मिल रहे, और बंदा वहां पे बैठा हुआ है, अब क्या करेंगे, उसको भगाएंगे। आप सोचेंगे क्या करें, तो आपके पास आइडिया आएगा, इनको बैठे रहने देता हूं और मैं फोन लगाता रहता हूं, कभी तो मिलेगा ना,
लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, रात हो गई, अब सोने का समय आ गया। अब बोलते कोई बात नहीं, इसको आज सोने दो, कल तो लग ही जाएगा। और कल सुबह जब फोन लगा तब तक देखा कि वो तो चोरी होकर सारा सामान भी लेके चला गया, राइट। व्हाट आई मीन टू से, द सेम कंडीशन हैपेंस इन द बॉडी। कई बार आपकी बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करती है, एंड दैट इज द टाइम जब ये जो चोर वाले सेल्स हैं, इसको मौका मिल जाता है दूसरी जगह जाके बैठ जाने का, उस चोर की तरह जो आपके घर में बैठ गया, बिकॉज वो फोन नहीं लग रहा था। जब भी आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल होती है, उस फेल होने के पीछे सिर्फ एक कारण है। वो कारण अगर आप हटा देंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी, और ट्यूमरस ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ एक लेवल से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्यूमर नहीं होंगे आपकी बॉडी में या कैंसर सेल नहीं होंगे, वो तो नेचुरल फिनोमिना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर पे डस्टबिन नहीं होगा, डस्टबिन तो होना ही होना है, लेकिन उसका साइज और कितना कूड़ा निकलेगा वो एक मैनेजमेंट है, राइट। सो वो एक चीज, उसे बोलते हैं टेक्निकली केमिकली उसका नाम है, एक चीज है दैट इज, वो अगर अपने बॉडी से आप हटा दें तो सिग्नलिंग सिस्टम की फेल नहीं होगी। सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी तो ट्यूमर एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, वो अपने आप वैनिश हो जाएगा। उस नाम को, उसको कहते हैं, आई एम राइटिंग हियर, डाइऑक्सिन, या इसको और कहते हैं डीएलएस, डायक्सिन लाइक सब्सटेंस। डीएलएस क्या होता है, आसान शब्दों में इसको बता दूं, किसी भी तरह का केमिकल जो बॉडी के लिए नहीं बना, जैसे दवा लेते हैं तो वो केमिकल है, राइट, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं वो केमिकल है, राइट। तो या किसी चीज को बहुत ज्यादा जलाते भुलाते हैं तो उसका जो काला काला उसका राख रह जाती है, दैट इज ए डाइऑक्सिन। वो जब बॉडी में जाता है तो वो हमारे बॉडी के सिस्टम को, सिग्नलिंग सिस्टम को फेल कर देता है। ठीक उसी तरह से याद कीजिए, बजाज स्कूटर, कई बार हमारा स्पार्क प्लग हम उसको साफ करते थे, याद है, क्योंकि उसमें कचरा भर जाता था। तो कचरा भरेगा तो वो सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल नहीं आएगा तो वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको फेल करने के लिए ओनली वन थिंग विच इज केमिकली कॉल्ड डायक्सिन, और इट इज कॉल्ड डीएलएस। एंड व्हाट इज दैट, कि जब भी कोई केमिकल बॉडी में जाएगा तो दैट कैन फेल इट। तो जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी केमिकल लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज की दवा हो, हार्ट की दवा हो, कोई भी दवा हो, दैट इज एडिंग टू फेलिंग योर सिग्नलिंग सिस्टम। वो आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, अपने ही सिग्नलिंग सिस्टम को फेल करने की तरफ उसको बढ़ा रहे हैं, राइट। सो आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक द मेडिसिन। ऑब्वियसली फिर सवाल आएगा, तो मैं हार्ट का पेशेंट हूं, पिछले 10 साल से दवा ले रहा हूं, कल से दवा ना लूं क्या? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आएगा, लेकिन उससे पहले आपको मैकेनिज्म थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आती है बात, हार्ट कैंसर क्यों नहीं होता? हार्ट कैंसर सिर्फ इसलिए नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि ये जो चोर रास्ता ये कितने दिन में बन जाएगा, कितने दिन में बनेगा? लगभग 3-4 दिन, 2-3 दिन में। और उतने दिन ये जो सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, बॉडी के अलग अलग जगह के सेल्स, सिवाय हार्ट के सेल्स के। हमारे सारे ऑर्गन में, सारे मसल्स में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार काम करता है जब से आप पैदा हुए हैं। बाकी तो रेस्ट मिल जाता है ना, पैरों को, हाथों के मसल्स को, हार्ट को मिलता है? मिला कभी? क्या आप चाहेंगे यार काफी साल हो गया, तुम भी थोड़ा रेस्ट ले लो? नहीं, यू डू नॉट वांट इट, राइट। आप राइट, यू विल नॉट डेयर टू आस्क द हार्ट टू टेक ए रेस्ट। तो हार्ट के मसल्स 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते हैं। क्योंकि वो 1 सेकंड रेस्ट नहीं लेते हैं तो उसको लगातार कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स। तो हार्ट के सेल्स 2 दिन वेट नहीं कर सकते कि ये वाला रास्ता बने, उससे पहले ही वो इट विल डाई। इसीलिए हार्ट अटैक होता है, इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक होता है, राइट। बाकी सेल्स जो जहां जहां वेट कर सकते हैं वहां पे तो कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, लेकिन ट्यूमर को भी ठीक किया जा सकता है, वो भी ठीक हो जाता है, राइट। सो अब हम यहां पे, मैं ये बोल रहा था कि ये जो बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म है, कैंसर के बनने के, ट्यूमर के बनने के, स्टोन के बनने के, बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। एट द सेम टाइम बॉडी के पास तरीका है, वो डस्टबिन में डस्ट जमा हो गया, कूड़ा, उसको 24 घंटे बाद वापस फेंक दो, खाली डस्टबिन दोबारा रख दो। ये लगातार आपके घर में हर दिन होता आया है, राइट। हमारे बॉडी भी एक घर है, उसमें भी रोज ये होता है। लेकिन अगर कोई बीच में अड़ंगी लगाए कि आप तो ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, लेकिन बॉडी के सारे कंट्रोल कार की तो आपने किसी न किसी को दी हुई है,
एक डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, फिर शाम को हार्ट की दवा ले रहे हैं, रात को सोने से पहले कोलेस्ट्रॉल वाली दवा या कोई और दवा ले रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो ड्राइवर यहाँ बैठा है वो ड्राइवर सोचता है, यानी कि ब्रेन, यार तुम ही कर लो यार, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? तो यू आर बेटर जज देन मी। तो ये जो कंट्रोल है इसको हर हाल में अपने हाथ में रखना है। और जिन लोगों ने आप में से ये कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है, यानी कि जो लोग दवाइयों पे हैं, वो कंट्रोल धीरे धीरे वापस लेना है। धीरे धीरे कैसे एग्जैक्टली वापस लेना है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो कंट्रोल वापस लेने में आपकी कोई मदद करेगा? डॉक्टर मदद करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो आपके घर वाले जो यहाँ पे नहीं आए वो मदद करेंगे? हाँ, आप जाके बोलेंगे मैं एक सेमिनार में गया था तो ये दवाइयाँ कल से मैं छोड़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे? आप तो हेल्थ सेमिनार में गए थे और ये मेंटल पेशेंट बन के आ गए, चलो पकड़ो इसको, जाके पहले तो डॉक्टर को दिखाओ। वो भी मदद नहीं करेंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे आप सीख रहे हैं चुपचाप ही करना पड़ेगा, सीक्रेटली करना पड़ेगा आपको, राइट? So coming to the second rule, and that is stone, tumor, cancer, these are not disease. These are like the dustbin, these are like brakes, which are very very important for the body. लेकिन ये ब्रेक भी कई बार फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। That one reason is dioxin. I told you dioxin is nothing. Chemicals, too much chemical in the body, that is called dioxin, DLS जिसको बोलते हैं। तो केमिकल में दवाइयाँ भी तो केमिकल ही हैं, राइट? तो उसको भी आपको खत्म करना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि दवाई खत्म कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं या मुझे हार्ट अटैक आ जाए, कुछ आ जाए। एक बात याद रखिए, मैंने वैक्सीन का एग्जांपल दिया, आगे भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप जिंदा हैं तो दवाइयों की वजह से जिंदा नहीं है, आप दवाइयों के बावजूद भी जिंदा है। इस बात को समझिए। थैंक यू। सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये आ गया रूल नंबर 2, आपको जो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे। लेट द ड्राइवर डायग्नोज। एक एक्सपर्ट ड्राइवर आपने देखा, आप में से काफी लोग एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, जैसे ही वो स्टीयरिंग पकड़ता है, जैसे ही थोड़ा गाड़ी बढ़ती है, उसको एहसास हो जाता है कौन सी दरवाजा खुला है, कौन सा दरवाजा खुला है। उसको एहसास हो जाता है कौन से पहिए में हवा कम है, अगर हवा कम है तो, राइट? उसको स्टीयरिंग पकड़ते ही आइडिया हो जाता है कि गाड़ी की स्थिति क्या है, isn't it? So that is called diagnosis. लेकिन एक जो नौसिखिया ड्राइवर होता है वो क्या होता है, वो गाड़ी चला रहा होता है, पीछे से वो बाइक वाला हाथ दे रहा होता है, भाई साहब आपका आप पहिया देख लीजिए, वो निकलने वाला है या पंचर हो गया है या हवा कम है। तीसरा बाइक वाला आता है, दूसरा वाला, वो बोलता है भाई साहब, वो हाथ हिलाता है, ये गाड़ी बाहर निकालता है, क्या बात है भाई? तो बोलता है यार आपका दरवाजा पीछे वाला खुला है, राइट? वो किसके साथ होता है? जो नया नया सीखा हुआ है, राइट? यानी कि उसकी जो डायग्नोसिस है वो खुद की नहीं है, वो तो चला रहा है। एक बाहर के आदमी को, बाइक वाले को, मतलब बड़ा रिस्की काम है। वो हाथ दे रहा है, ये भी अपना एक तो पहले से नौसिखिया है, ऊपर से वो बाहर अटेंशन है कि यार क्यों हाथ दे रहा है, क्या हो गया, राइट? तो एक्सपर्ट ड्राइवर वही है जो अपना डायग्नोसिस खुद कर सके। फॉर डायग्नोसिस यू शुड नेवर डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। आपके बॉडी के अंदर एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है, उसी पे भरोसा कीजिए। किसी और टेस्ट पे भरोसा करेंगे तो वो नौसिखिया ड्राइवर के साथ एक ही चीज होता है कि उसके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नेवर एवर थिंक दैट यू आर नौसिखिया। आपके तो जीवन के कितने साल बिता दिए आपने इस गाड़ी को चलाते चलाते, राइट? उस पर भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। कोई भी अगर बॉडी में तकलीफ है, अगर आपकी गाड़ी में तकलीफ है, सबसे पहले आपको पता चलेगा। आपको कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, और जो डायग्नोसिस में पता चलेगा दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। ये मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, राइट? पहले तो इस पे आते हैं। इसको मैं बोलता हूं ABCD। ये ABCD को समझ लीजिए। यहां मेरा इरादा सिर्फ ये है कि आपको मैं इस तरह समझाऊं कि आपके मेमोरी में फिट हो जाए, पहली बात। और जो चीज मुझे लगती है कि आपको याद घर जाते जाते नहीं रहेगा, तो मैंने आपके लिए कुछ प्रिंट किया कलरफुल। जब यहां से जाएंगे वो एक कार्ड लेते जाएंगे, उसमें सारा कुछ समराइज करके दिया हुआ है, राइट? तो यानी कि कुछ मिस नहीं करेंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे डायग्नोसिस, डायबिटीज की बात करते हैं कि करके। अब देखिए 1979 में डायबिटीज का मतलब था जिसका ब्लड शुगर 200 से ऊपर है, वो डायबिटीज था। फिर 1997 में वो 200 को कर दिया 140, 1999 में 120, 2003 में अभी 100, और 2010 तक 100 के अलावा HbA1c टेस्ट करो, ये भी टेस्ट करो, वो भी टेस्ट करो, राइट? तो आप देख रहे धीरे धीरे क्या हो रहा है, डायग्नोसिस की वो पैरामीटर स्क्वीज होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कई गुना बढ़ते जा रहे हैं। तो
आप सेम ही हैं। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले 1997 से पहले याद कीजिए कितने डायबिटीज पेशेंट थे आपके आसपास, शायद ही बहुत एक आध मिलेंगे। और आज देखिए हर जगह आपको हर घर में डायबिटीज पेशेंट मिल ही जाएंगे, राइट। और वही डायबिटीज पेशेंट नहीं है जिसने अपना ब्लड शुगर चेक नहीं कराया है। जो भी अपना ब्लड शुगर चेक कराएगा, डॉक्टर बोलेगा या तो डायबिटीज 100 से ऊपर है तो डायबिटीज है और दवा लो, 100 से नीचे तो प्री डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगा। या तो आप बीमार हैं तो दवा लेनी चाहिए, या बीमार होने वाले हैं तो भी दवा लेनी चाहिए, राइट। तो यानी कि हेल्दी इंसान मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई हेल्दी है ही नहीं, हेल्दी हो ही नहीं सकता। आइदर आप बीमार हैं डायबिटीज, या बीमार होने वाले प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, दोनों में से कोई तो होगा, राइट। तो अब कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। 1978 होना चाहिए, 1978 में कोलेस्ट्रॉल के जो फिगर्स थे वो 300 से ऊपर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते थे। 1997 में 240 कर दिया उसको, 98 के बाद 200 कर दिया, और उसके बाद टिल रिसेंटली ट्राइग्लिसराइड आ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल आ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया। और आज की बात करें राइट नाउ, अगर आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र पूछेंगे, 40 साल से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल दवा तो ले ही लो आप। दैट इज अ न्यू रूल, राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि डायग्नोसिस के लिए मुझे डॉक्टर पे निर्भर होना है तो दैट इज समथिंग फुलिश, राइट। वो वैसे ही होगा कि नौसिखिया आसपास की से एक्सपेक्ट करेगा कि वो बताएगा कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, राइट। वो खतरनाक है, वो डेंजरस है, राइट। और आप मानिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, अपने जीवन के इतने साल बिता दिए उस गाड़ी को चलाते हुए जो कि आपकी बॉडी है, तो आपका कंट्रोल ठीक ही होगा, राइट। आपको बस भरोसा करना है उस पर। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। 97 से पहले 160/100 अगर किसी की ब्लड प्रेशर होती थी तो उससे ज्यादा हो तो ही उसको दवा देते थे। 97 के बाद 140/90 कर दिया गया, अब 120/80, राइट नाउ इट इज 120/80। इससे ज्यादा हो तो दवा लेना है। ये लगातार घटता जा रहा है। ब्लड प्रेशर क्या है? मैं यहां खड़ा हूं, अचानक देखा एक सांप है, अब क्या होगा? आई जस्ट जंप, राइट। मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मेरा पल्स रेट बढ़ जाएगा, राइट। मेरे पूरा ध्यान होगा कि मैं अपने को कैसे बचाऊं। इस वक्त कोई अगर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना आएगा? 200/100। तो क्या मैं बीपी का पेशेंट हूं? सर्टनली नॉट। ये मेरा एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो बॉडी ने बनाया है, कुदरत ने दिया है। जैसे कोई जिराफ है, जैसे ही उसको एहसास होता है कि कहीं आसपास शेर है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो ज्यादा अच्छी तरह देख पाता है, ज्यादा अच्छी तरह सुन पाता है, उसके टांगों में ज्यादा ब्लड चला जाता है, और वो पूरी तैयारी में है कि कैसे लड़ा जाए या बचा जाए, राइट। तो ये कुदरती मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर। आप क्या करते हैं, जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने, जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज्यादा हार्ट बीट। फिर डॉक्टर चेक करता है, बोलता है देखो आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा है। आप भी देखते हैं वाकई में ज्यादा है। अरे वही तो जिम्मेदार है आपके ब्लड प्रेशर का। थैंक यू फ्रेंड्स। और जैसे ही आप वापस आते हैं, हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो गया। मेडिकली से कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। 70 से 80% वो लोग जो दवा ले रहे हैं इस वक्त, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अमंग दोज जो मेडिसिन ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, 70 to 80% वो लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं है, वो व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार हैं। यानी कि वो यूं ही दवा ले रहे हैं क्योंकि वो चेक करते वक्त इट वेंट अप, राइट। तो पहली बात तो ब्लड प्रेशर कितना भी रहे उससे दवा से कुछ होने नहीं वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर लगता है कि दवा ले रहे हैं, कई बार पूछता हूं क्यों दवा ले रहे हैं, ताकि प्रिकॉशन के लिए ले रहे हैं। क्या प्रिकॉशन बताइए आप अपने नॉलेज से, कि कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए, यही प्रिकॉशन कुछ? अब इसको समझिए 1 मिनट के लिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये पाइप है, इस पाइप को मैंने नलके में लगा दिया, पानी ऑन किया, अब पानी आ रहा है, पाइप को मैं पकड़ लूं जोर से तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ये जो डायमीटर जितना कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? डायमीटर कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है ये, राइट।
वाटर प्रेशर बढ़ेगा जितना डायमीटर कम होगा। ठीक उसी तरह से आप मानिए कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड जा रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि धीरे धीरे ब्लॉकेज होती तो डायमीटर घटता है। जैसे जैसे ब्लॉकेज होता है डायमीटर घटता है, जैसे जैसे डायमीटर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, कंसिस्टेंटली लगातार कुछ दिनों में महीनों में हाई है, इसका मतलब ब्लॉकेज है, राइट। अब अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा ले लेते हैं तो वो हार्ट को फोर्स करता है कि ब्लड को कम प्रेशर से जाओ भेजो, तो ब्लड प्रेशर घट गया, लेकिन हार्ट अटैक के चांसेस घटे क्या? वो नहीं घटेंगे, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है, उस ब्लॉकेज है या वो नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा ब्लॉकेज को नहीं छेड़ती है, उसको नहीं सुधार रही है। ब्लड प्रेशर की दवा आपके हार्ट को फोर्स कर रही है कि वो धीरे धीरे पंप करे। इसीलिए जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं उनमें ज्यादातर लोग विद इन 1 ईयर ऑफ टेकिंग द ब्लड प्रेशर मेडिसिन दे बिकम इम्पोर्टेंट, इनफर्टाइल, राइट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सारी बीमारियां आती हैं, क्योंकि सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एट ए पर्टिकुलर स्टेज। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर की दवा से आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर जरूर ब्लड प्रेशर घटा रहा है, लेकिन हार्ट अटैक का संबंध अगर है तो वो हार्ट की ब्लॉकेज से है, और ब्लॉकेज का संबंध है ब्लड प्रेशर से, राइट। तो दवा से आप ब्लड प्रेशर घटाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम दिखेगा मॉनिटर में, लेकिन उससे चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज विल नॉट रिड्यूस। लेकिन अगर वो ब्लॉकेज हटा ले किसी तरह से तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अब आपकी हार्ट डिजीज के चांसेस कम हो जाए। तो रियल क्वेश्चन है कि ब्लॉकेज कैसे हटाएं, मैं आगे आऊंगा उस पर, हाउ टू रिमूव द ब्लॉकेज, राइट। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं इस शहर में यहाँ पे व्हाट इज द सेफ ड्राइविंग स्पीड, बताइए, जिसमें गाड़ी सेफली चल पाए। 40, 60, मैं 40 ले लेता हूं, राइट। तो मैं 40 की स्पीड, मैंने कुछ ऐसा लगाया जुगाड़ कि जब भी मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी एग्जैक्टली 40 पे स्टार्ट होगी, ना तो कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 40। विल दैट बी सेफ? सर्टनली नॉट। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर मुझे पता है कि हर पल मैं सर्कमस्टेंस देखूंगा, आई विल सी द सर्कमस्टेंस, राइट, और उसके हिसाब से मैं गाड़ी को, अपनी स्पीड को मैनिपुलेट करूंगा। कई बार हो सकता है कि 100 किलोमीटर की स्पीड जब मैं ओवरटेक कर रहा हूं, 100 की स्पीड भी जरूरत पड़ सकती है मुझे। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई सांप मेरी तरफ आ रहा है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, 200/100 भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, डॉक्टर से पूछा, उसने बोला 120/80 होना चाहिए, मैंने एक जुगाड़ लगाया बॉडी में, कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा नहीं, जैसा कि आप लगाते हैं दवा खा खा के जबरदस्ती, कि वो 120/80 के आसपास ही रहे, राइट। तो मेरा रिएक्शन क्या होगा जरा देखिए। यहां से सांप आ रहा है, अचानक मैंने देखा और वो सांप ऑलमोस्ट आ चुका था, माई रिएक्शन, ब्लड प्रेशर 120/80 पे मैंने उसको रोका हुआ है, तो मेरा रिएक्शन होगा ठीक है आने दो, कोई बात नहीं। तो सोचिए, ये जो फीलिंग है, डर का एहसास है, एहसास डर का या अलर्टनेस का, या मुझे बचना है या खतरे की घंटी है, ये एहसास आता कहां से है? ये एहसास आता है कि जब ब्रेन हार्ट को बोलता है, हार्ट कई सारी चीज मैनिपुलेट करता है, कई सारे ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है कि एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अलोंग विद दैट अलर्टनेस एंड फियर, वो सारी चीज तब आती है, राइट। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो इमोशंस है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्लड प्रेशर। इसीलिए देखा गया, आप में से कुछ लोग मानेंगे, जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं वो कुछ समय में जाके डिप्रेशन की दवाई भी उनको लेनी पड़ती है, राइट। दे स्टार्टेड बिकमिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि वो फोर्सफुल डिप्रेशन, फोर्सफुली ब्लड प्रेशर को रोका जा रहा है। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं बहुत ही शॉर्ट में कि अगर आप में से कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा लेके मैं कोई प्रोटेक्शन कर पा रहा हूं किसी तरह से, तो श्योरली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो ना करें। तो छोड़ना कैसे, दोबारा से वो सवाल है, उसके लिए 7वां रूल तक हमें जाना पड़ेगा, हाउ टू ड्रॉप इट, राइट। छोड़ें कैसे, राइट, क्योंकि एक ऑलरेडी बॉडी को एक आदत पड़ चुकी है, कई साल तक ले रहे हैं तो आदत पड़ चुकी है, राइट। तो वो एक दिन में नहीं छोड़ सकते, वो धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किसी किसी के केस में 7 दिन या 15 दिन। लेकिन हाउ टू डू इट वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो बुक लॉन्च है वो इसी पे है, एड्स पे। एड्स हमारे आनंद वेदांत जी कहाँ पे है? ऊपर है कहीं यहाँ पे? हाँ पीछे, पीछे है, ठीक है, यहाँ है नहीं ना, ठीक है। उनके बारे में मुझे कुछ चुगली करनी थी, ठीक है, जल्दी बता देता हूँ। जैसे ही मैंने बोला कि एक बुक लॉन्च भी होने वाली है और वो HIV एड्स पे है, आ गए? अच्छा, अब तो मैंने शुरू कर ही दिया है। हाँ वेदांत जी आप बस यहीं रहो।
तो जैसे उन्होंने सुना कि आज बुक लॉन्च भी मैं करूंगा HIV एड्स, HIV एड्स यार इसको रहने देते हैं यार, किसी और दिन कर लेना इसको। तो मतलब HIV एड्स जो नाम है, वो नाम से ही हमें मतलब एक उससे कैसे बचा जाए, जैसे कि वो नाम लेने से ही किसी को HIV हो सकता है। तो ये एक भ्रम है आज के ज़माने में कि ये नाम तक हम लेना नहीं पसंद करते, सुनना नहीं पसंद करते। तो आप सोचिए कि माहौल, ये सिर्फ मैं अनंत वेदांत की बात है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम में से हर एक की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से वो साइकोलॉजिकली फियर हर एक के दिमाग में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि वो नाम इटसेल्फ से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नाम से ही। लेकिन मेरे इस लेक्चर का या हमारे जो ग्रुप का मकसद ये है कि आपके मन से डर भागे, और वो तभी हो सकता है जब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो इसको जरा 2 मिनट सुनिए कि HIV एड्स कोई नई बीमारी नहीं है, वो नया नाम दिया गया है कुछ बीमारियों को। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं 1 मिनट में। कोई सवाल वगैरह होंगे तो आप लिखते ही जा रहे हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी लगातार बोल रहा हूं, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा। 1981 में 12 बीमारियों को इकट्ठा किया गया, जैसे डायरिया है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया है, इस तरह के 12 बीमारियां, कुछ तरह के कैंसर हैं, कि ये 12 बीमारियां अगर किसी को हो जाए तो उसको ये वाला टेस्ट कराना, वो टेस्ट ये वाला एक टेस्ट कराना, मैं बताता हूँ इसके बारे में। और इसमें अगर पॉजिटिव निकलेगा तो उसे हम बोलेंगे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो गया तो ये टेस्ट कराओ, पॉजिटिव निकलेगा बोलेंगे ये HIV एड्स, नेगेटिव निकलेगा तो बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस। 12 बीमारियां, राइट। और फिर उसको बढ़ा दिया गया 25 बीमारियां 1987 में, कुछ और बीमारियां उसमें जोड़ दी गई, राइट। कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और जोड़ दिया गया, जैसे बुखार रहे, राइट, तो ये भी जोड़ दिया गया, राइट। उसमें अगर वो टेस्ट कराना, अगर पॉजिटिव निकले तो HIV एड्स बोलना, और नेगेटिव निकले तो उस बीमारी का नाम। फिर इसी तरह से 1992 में 29 बीमारियां टोटल कर दी गई। 2008 और अभी तक 31 बीमारियों की लिस्ट है कि कोई भी इंसान अगर इन बीमारियों से आए तो चुपचाप उसका ये टेस्ट भी कर लेना, राइट, HIV टेस्ट कर लेना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में भी अगर ये टेस्ट करते हैं तो 100 में से 1 का पॉजिटिव आएगा, वर्ल्ड एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बॉडी में HIV एड्स है या HIV एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एक वायरस है, बस इसका मतलब ये कि इससे पॉजिटिव आएगा, और उसको बोल देंगे कि चुपचाप, ये प्रोटोकॉल का पार्ट है कि किसी को ना बताएं। जैसे डायबिटीज का पेशेंट सबको बताता है ना कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, राइट। कैंसर का पेशेंट भी बताता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन का पेशेंट भी बताता है। लेकिन HIV में आपने देखा, हर 300 में से 1 आदमी, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, HIV एड्स की दवा खाता है। हर 300, यहाँ पे हम लोग मिला के, मुझे मिला के 600 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 लोग ऐसे होंगे जो दवाई खाते होंगे, लेकिन वो किसी को नहीं पता, उनके परिवार को भी नहीं पता। ये इस तरह का एक सीक्रेसी मेंटेन की है अराउंड HIV एड्स, राइट। तो जैसे कि कोई काला पानी हो गया हो, कोई एक मुजरिम है वो आदमी, ऐसा एक भावना क्रिएट कर दिया ताकि वो लोग किसी से बात ना कर पाए, किसी को अपनी बात ना बता पाए, और वो जो सीक्रेसी है वो सीक्रेटली मेंटेन हो। उसी चीज को मैं अगले 1 मिनट खोलूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, ये ऐसी लिस्ट है 31 डिजीज की। वो लिस्ट कौन सी है वो आपको आखिर में मैं दे दूंगा। उस बीमारियों में जिनमें से एक प्रेगनेंसी भी है, अगर कोई भी टेस्ट करेगा, राइट, एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, तो टेस्ट में वो पॉजिटिव आएगा, आ सकता है 100 में से 1, 200 में से 1, डिपेंडिंग ऑन कौन सी बीमारी कितनी देर तक है, राइट। और वो टेस्ट का मतलब होता क्या है कि जब ये बीमारियां होती हैं तो बॉडी भी कुछ वायरस बनाता है, उसे कहते हैं HERV, ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस, बॉडी बनाता है, और वो वायरस से भी ये पॉजिटिव आता है, राइट। लेकिन जब बीमारी चली जाती है, चली जाने के बाद वो वायरस चले जाते हैं। अब टेस्ट कराएंगे तो आएगा क्या पॉजिटिव? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, लॉजिकली नहीं आएगा, आएगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा, जितना आपको आइडिया है, कि जो लोग एक बार HIV पॉजिटिव है तो जीवन भर HIV पॉजिटिव रहते हैं। जीवन भर कैसे रहेंगे कि HIV की दवा होती है, उसके बारे में बाद में टाइम मिलेगा क्वेश्चन राउंड में, तब हम डिस्कस करेंगे खुल के। तो वो दवा जैसे ही कोई लेगा तो वो दवा लगातार उस वायरस को बॉडी में बनाते रहेगा, राइट। इट विल कंटिन्यू टू मेक दैट वायरस इनसाइड द बॉडी। वो दवा तो ले ही रहा लगातार, गवर्नमेंट तो फ्री देती है, और वो वायरस बनता रहता है। तो ही विल कंटिन्यू टू रिमेन HIV पॉजिटिव, राइट। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा, जैसे आपने डायबिटीज के बारे में आज देखा भी, ABP न्यूज का वो जो भी आपने देखा क्लिप, कोलेस्ट्रॉल हो, BP हो, ठीक इसी तरह से एड्स भी, राइट। जैसे वैक्सीनेशन है कि भाई किसी तरह से आपके जीवन का कंट्रोल
राइट, किसी और के हाथ में हो जाए। उसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले पंडितों ने कुछ नियम बनाए थे, है ना, ताकि वो उस नियम के अनुसार चलेंगे तो कुछ कंट्रोल उनके हाथ में। तो हर समाज के कुछ पंडित होते हैं, वो नियम बनाते हैं, जिसको साइंस का नाम दे दें, कोई रिलीजन का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हर एक का कंट्रोल हर एक के हाथ में हो, किसी और के हाथ में ना हो। सो डायग्नोसिस, कोई भी डायग्नोसिस हो, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स, राइट। इसको आगे चलते हैं डायग्नोसिस की दुनिया में। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था, ये उदाहरण दूंगा मैं। मान लीजिए ये इन्वेस्टिगेटिव रेडियोलॉजी जर्नल 1991, 10 लोग आपने ले लिए जो परफेक्टली हेल्दी है, कोई भी 10 लोग चुन लीजिए परफेक्टली हेल्दी, और उन सबको अल्ट्रासाउंड कराइए, और वर्ल्ड एवरेज है 10% के बॉडी में गॉलस्टोन मिलेंगे, वो इतने बड़े साइज के होंगे कि डॉक्टर बोलेगा अभी सर्जरी कराओ, नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। 10%, मतलब मैंने आपको बताया था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गॉलस्टोन हो सकता है और वो निकलेगा भी, लेकिन निकलने के बाद आउटकम क्या होगा? पेशेंट के मन में भय, उनके परिवार वालों के मन में भय। अब क्या होगा कि उस गॉलस्टोन को किसी भी तरह से निकालो। जब वो निकालेंगे, याद रखिए कि हमारी बॉडी को भगवान ने पैक करके भेजा है निकालने, खोलने के लिए नहीं। गाड़ी को चलाना तो है, लेकिन उसके पुर्जों को अलग नहीं करना है, राइट। वो हमें, और जैसे ही अलग करेंगे तो आपकी बॉडी सेम नहीं रहेगी जैसे पहले है। तो ये सर्जरी वाली बात मैं अगले नियम में आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह से अगर बैक पेन जिनकी हिस्ट्री नहीं है, ऐसे 10 लोग ले लीजिए जिनको जीवन में कभी बैक पेन ना था ना कभी है, बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है, एथलीट है, उन सबके सबको अगर आप बोलेंगे चलो स्कैन करा के देखो, राइट, सो MRI करा के देखो, तो और डॉक्टर को नहीं बताया कि भाई ये इनमें से कोई पेशेंट नहीं है, एक्चुअली ये यूं ही करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को सिर्फ ये बताया कि इन 10 के 10 को बहुत दर्द है, तो वो किसी 50-50% तक को बता देगा कि भाई आपके डिस्क में वाकई में दिक्कत है और बहुत भयंकर दिक्कत है, उसमें सर्जरी की जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेन स्ट्रीम जर्नल जो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन नंबर 1 मेडिसिन है, जर्नल है दुनिया का, टॉप के 1 या 2 में आता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन टॉप के 1 या 2 में आता है। इस जर्नल में आने का मतलब कि उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है फिर, राइट। तो ठीक उसी तरह से जिन लोगों के घुटनों में दर्द का कोई हिस्ट्री नहीं था ना कभी है, ऐसे लोगों को ले लीजिए 10 लोगों को, और उनको MRI स्कैन कराइए, और डॉक्टर को नहीं पता कि इन 10 को हिस्ट्री नहीं था, डॉक्टर को ये पता कि इनके पैरों जोड़ों में बहुत दर्द है, वो 40% को उस MRI के बेसिस से बता देगा कि इनके तो भाई घुटने बदलने हैं। अगेन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2008, राइट। कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको घुटने की दर्द होती है तो आप जाते हैं और वो MRI कराते हैं, स्कैन कराते हैं, वॉट एवर यू डू, राइट। फिर वो बताता है कि हाँ देखो आपके घुटने में दर्द भी था और ये भी बता रहा है। आप इसका उल्टा करा दीजिए, खर्चा कीजिए थोड़ा पैसा, 10 लोगों को इकट्ठे कीजिए, मैं भी एक आ जाऊंगा, मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं फिलहाल, राइट। और फिर डॉक्टर बोलिए 10 के 10 मरीज हैं घुटनों के, इनका MRI कराइए, देखिए कुछ हो सकता है कि नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, पैसा तो लगता है मेडिकल में, तो मान लीजिए वही वाला पैसा है यहाँ पे। एंड देन अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 40% वाला डॉक्टर, कोई 40% बोलेगा कि ये भयंकर केस है, इमीडिएट सर्जरी या कुछ इसको थेरेपी की जरूरत है। ठीक इसी तरह से कैंसर के केस में अगर बात करें कि कैंसर का लंप, राइट, कई बार बोलते हैं कि स्कैन कराया मुझे ट्यूमर दिखाई दिया, वो कैंसरस ट्यूमर हो सकता है तो बायोप्सी किया, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बताया। और अब यहाँ पे देख लीजिए अगेन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन कि 35% लोगों के जो लंप होंगे जो CT स्कैन में आए हैं, वो डॉक्टर प्रिडिक्ट करेगा कि ये लंप कैंसरस लंप हो सकते हैं, 35%, राइट। जबकि 99.9% केसेस में उन लंप का या उस ट्यूमर का कैंसर से कोई कनेक्शन एक्चुअली नहीं होता है। दैट इज व्हाट इज द रिपोर्ट अगेन इन 2008। तो बोलने का मतलब यह है कि जो CT स्कैन है, जो अल्ट्रासाउंड है, ये ब्लड टेस्ट है, इसकी रिलायबिलिटी पे मैं आपको बात कर रहा हूं, राइट। कि रिलायबिलिटी हमें तब पता चलेगी जब एक हेल्दी आदमी का चेक करेंगे, और तब वो डॉक्टर को नहीं पता कि वो हेल्दी है कि नहीं है, उसके लिए वो पेशेंट है। अब देखिए वो डॉक्टर क्या बोलता है। तो इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये रिपोर्ट तो आपके सामने है, राइट। ये जिनको ये सारे रिपोर्ट चाहिए तो आपको जो फीडबैक फॉर्म मिला है उसमें आप लिख सकते हैं आई वांट दीज रिपोर्ट, और अपना ईमेल आईडी डाल देंगे तो मैं ये रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। इसके डिटेल वाले भी भेज दूंगा जिसको और इंटरेस्ट है, गहराई में जाना है, राइट। या इसको इस तरह के कई सारे रिपोर्ट हैं, इनको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ डायग्नोसिस, द ओनली वे टू डायग्नोस। डायग्नोस करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर कोई दिक्कत आपकी बॉडी में है तो सबसे पहले वो आपको पता चलेगा।
आपका बॉडी खुद ही बताएगा, लेकिन हम वो देखते नहीं हैं, राइट? तो विजुअली नहीं देखते। अब देखिए इंडिया की बात करें, कई सारे देशों में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। इंडिया में एक खासियत है इंडियंस में कि कोई मोटा हो या पतला हो, हर एक की तोंद निकली रहती है। कई बार आते हैं पेशेंट, डॉक्टर देखिए मेरा क्रिएटिनिन 1.4 है, पहले 1.3 था, मेरा कोलेस्ट्रॉल 204 है, पहले 203 था, मेरा डायबिटीज HbA1c 5.7 क्यों हो गया, 5.6 होना चाहिए था। वो लेंस लेके देख रहा अपना ब्लड वो रिपोर्ट, लेकिन एक बड़ा ट्यूमर जो यहाँ वो दिखता ही नहीं कभी उसको, राइट? भाई इतना बड़ा ट्यूमर है ये भी तो देखो, ना तो उसको दिखता है ना उसको डॉक्टर को दिखता है, ना कोई MRI मशीन में वो ट्यूमर आएगा। और मैं आपको साबित कर सकता हूं, अगर आप बोल रहे हैं कि ये ट्यूमर नहीं है, इसमें वही सारे केमिकल्स हैं, राइट? अगर एनालिसिस करेंगे जो किसी छोटे ट्यूमर में होता है 1 सेंटीमीटर वाले, तो ये ट्यूमर है लेकिन ये इनविजिबल है, राइट? ना तो MRI मशीन में आ रही है, ना डॉक्टर को दिख रहा है, ना पेशेंट को दिख रहा है। और पेशेंट आजकल जब भी पेशेंट आते हैं मैं देखता हूँ एक ये बड़ा सा मतलब पूरा फाइल होता है उनके पास, न जाने कौन कौन से ब्लड रिपोर्ट होते हैं जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुने, नए नए जुड़ते जाते हैं और उन्हीं में वो अपना बीमारी ढूंढते हैं, और जो ऑब्वियस है सामने सामने दिख रहा है वो इनविजिबल है उनके लिए। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम इतने ज्यादा भ्रमित हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारे ब्रेन भी एक टेक्नोलॉजी है वो हम भूल चुके हैं। मैं उदाहरण देता हूं, अभी मान लीजिए आप सब आए यहाँ पे दूर दूर से, कुछ तो अलग अलग शहरों से भी आए हैं कुछ लोग, या काफी अलग अलग शहर से आए हैं मुझे पता है, राइट? अलग अलग स्टेट से आए हैं काफी लोग, राइट? तो जो लोग गाजियाबाद से हैं उनको तो हिंदी भवन का पता है, बाकियों को नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। हम गूगल मैप लगा देते हैं, बोलता राइट लो, स्ट्रेट लो, लेफ्ट जाओ, ये जाओ, वो जाओ, करते 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 करते, राइट? अचानक आप हिंदी भवन के सामने होते हैं और वो यहाँ पे आपको जिसने इन्वाइट किया वो भी सामने बुला रहा है, भाई साहब ये हिंदी भवन आ गया है। गूगल मैप बोल रहा है नहीं 2 किलोमीटर आगे है। आप बोल रहे मैं नहीं मानूंगा, ये गूगल मैप क्यों नहीं बोल रहा? भाई साहब ये देखिए लिखा भी हुआ है, लेकिन यहां देखो ना, पहले यहां प्रूव करो आप। तो कई बार मैं देखता हूं पेशेंट ठीक हो गया, बिल्कुल हेल्दी है, पहले वो उठ नहीं पाता था, वो चल पाता है, दौड़ पाता है, सब कुछ कर पाता है, लेकिन उसका ब्लड शुगर रिपोर्ट यार 101 क्यों आ गया, वो 100 पहले दिखाओ मुझे। घर वाले पूछते हैं कि हम आपको हेल्दी तब मानेंगे, वो वैसे नहीं उठ पाता था, घुटने में दर्द था, उठ ही नहीं पाता था, 4 लोग और लगे थे, अब अपना काम सारे कर पाते हैं, लेकिन बोलते हम तब मानेंगे जब ये रिपोर्ट बनेगा, दिखा इसमें दिखेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट दिखा रही है और आप एब्सोल्यूट पेन में हैं, डॉक्टर बोलेगा नहीं इनको कुछ नहीं हुआ है, इनका वहम है। अब किसको मानेंगे आप? मानिए उसको जो आपका बॉडी बोल रहा है, राइट? दैट इज द ट्रुथ। आपकी आंखें देख रही है, ये हिंदी भवन आपके कान को सुनाई दे रहा है, हिंदी भवन आप छू पा रहे हैं भवन को, तो उसको मानिए, राइट? टेक्नोलॉजी की हेल्प कभी कभी ले सकते हैं, बट उस तरह से नहीं कि उसको अपनी टेक्नोलॉजी को हमने इग्नोर कर दिया है। तो भगवान ने हमें एक टेक्नोलॉजी दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भगवान ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी को अगर इग्नोर करेंगे और सोचेंगे कोई और हमें बताएगा, उस नौसिखिया ड्राइवर की तरह कि अगर दरवाजा खुला है तो